12 मई को जो बोध गया में ये धरना आंदोलन बहुत ही गतिमान था। लगभग लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर शामिल हुए जो इस आंदोलन को जनता के बीच में ये बताना चाहते थे कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। 12 तारीख से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है, मैं उसके बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊँगा। आप सब लोग देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को हर दिन मिल रही हैं। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है और यहाँ पर कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में आई हुई है और आपने देखा कि लोग कई तरह के सवाल भी मन में लेकर यहाँ पर बैठे होंगे और मुझे लगता है कि कई लोग सुन भी रहे होंगे जो नहीं पहुँच पाए, क्या चल रहा है वहाँ पे, ऐसा भी उनके मन में हो रहा होगा। तो मैं 2-3 बातों का मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हम ज़्यादातर पॉजिटिव और एक्शन की बातों पर बिलीव करते हैं। आपने देखा कि 12 मई को जो बोध गया में ये धरना आंदोलन बहुत ही गतिमान था। लगभग लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर शामिल हुए जो इस आंदोलन को जनता के बीच में ये बताना चाहते थे कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। ये लोगों के सामने प्रूव करने की एक होड़ लगी थी। आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल या इवन आपका बुद्ध विहार या भारत के जितने तमाम उपासक उपासिका भिक्षु संघ हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा कि हम आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँच करके ये दावा कर रहे थे कि आंदोलन हम चला रहे हैं। और जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ऐसा ही लगता था कि आंदोलन यही लोग चला रहे हैं। आकाश लामा जी ने 3 साल तक घूम घूम कर लोगों के बीच में जब वो गए और जब उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बड़ी बड़ी रैलियां करके जब सरकार नहीं मानी, तब उनको लगा कि अब हमें धरना आंदोलन के माध्यम से सरकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उन्होंने पहल शुरू की। शुरुआती दौर पे कुछ भिक्षु लोग साथ में वहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद में ये सरकार ने फिर से गेम खेल दिया और वहाँ से उठाने की कोशिश की। ये सभी लोग आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पर एंट्री करके ये दिखाना चाहते थे समाज को कि हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि एनसीआर दिल्ली में कई लोग ऐसा पहले भी ये घोषणा करे थे कि लामा जी कैसे एनसीआर में प्रवेश करेंगे। आपने सोशल मीडिया में सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके बाप का है ये देश जो ऐसी धमकी देने की कोशिश करते हैं। ये देश वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का देश है। ये किसी की बाप की बफूती नहीं कि वो देश का हुक्मरान बन के पहले के राजाओं की तरह ये कहना शुरू कर दे कि कैसे आते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की एनसीआर दिल्ली में भी ये सभा आयोजित की जाएगी और आपके विहार समिति के वीपी सिंह जी और ये विजय घोष। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, भंते अशोक जी ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं मेरठ में अपने डिपार्टमेंट में था और उन्होंने कहा कि क्या लामा जी की डेट हमें मिल सकती है। तो मैंने बोला कि बताइए कौन सी डेट चाहिए, हम देने के लिए तैयार है समय। तब वीपी सिंह जी से बात हुई, बनते विजय घोष जी से बात हुई और ये डेट हमने यहाँ पर फाइनल की। और पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ देते थे, तो हमने देखा धमकी देने वाले लोग क्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे क्या? लामा जी को धमकी देकर क्या मिलेगा बताइए आप मुझे, या किसी भंते जी को धमकी देकर क्या मिलेगा? लड़ रहे लामा जी महाबोधि महाविहार के लिए, तो उनको धमकी देना अच्छा है या महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करना अच्छा है? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताइए आप लोग, आपको महाबोधि महाविहार चाहिए, BTEC को रद्द करना चाहिए, किसी को धमकी देना चाहिए? बताइए आप। महाबोधि महाविहार चाहिए, किसी को धमकी देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम है, किसी के भी मुंह से किसी को धमकी आज तक नहीं दी। कोई व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कोई सोशल मीडिया में बता दे कि हमने किसी को धमकी दी है। हम धमकी देने पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। BTEC को जो है वो खारिज होना चाहिए, हमारी मांग है और इसके लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि आपको विनयाचार्य तो अभी अकेला जेल में दिख रहा है,
12 तारीख को यदि हमने वो अपना दिमाग नहीं लगाया होता, हजारों की संख्या में लोग जेल में होते हैं। कैसे होते भी बताता हूँ। लोग वहाँ पर आए, बाउंसर लेकर आए अपने अपने साथ में, और बड़े बड़े गुंडे बदमाशों की टीम फौज लेकर वहाँ पर आए। आने के बाद जो हमारा दिन भर का निर्धारित समय था, सुबह वंदना करेंगे, वंदना के बाद भोजन दान होगा, भोजन दान के बाद में 2 बजे से वक्तव्य होगा, तो 2 बजे का वक्तव्य का समय दिया गया था, लेकिन लोग जो है 9:30-10 बजे ही वक्तव्य के लिए टाइम मांगने के लिए आ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यदि मान लिया इस बिहार में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसका एक शेड्यूल है, यदि कोई सुबह आकर बोले कि नहीं मुझे सुबह बात करना है, तो आप बात करने देंगे क्या? संभव नहीं है। तो लोग ऐसा भी करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और ये कोशिश की कि लामा जी जो है ये आंदोलन को नहीं बल्कि हम चला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही स्टडी करने के बाद, समझने के बाद कि इस आंदोलन को बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में यदि कोई चला रहे होंगे तो है वो आकाश लामा जी और जितनी बैठी हुई हमारी पूरी की पूरी भिक्खु संघ और ये टीम जो बैठी हुई है, ये और आप सब लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जैसे एडोगी जी ने कहा कि 12-13 साल से लगभग जो है ये हेयरिंग भारत में हमारी नहीं हुई थी। क्या इसके पहले पिटीशन दायर तो हुआ था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई थी। इसी आंदोलन का परिणाम है कि 16 मई को पहली बार हेयरिंग हुई और 29 जुलाई को भी हेयरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मोमेंट कौन बढ़ा रहा है। मैं और आपको एक ताज़ी बात बताता हूँ। 14 अप्रैल को एक घोषणा की गई दलित प्रेरणा केंद्र से कि पैदल यात्रा निकलेगी बोधगया से। विनयाचार्य की बात बता रहा हूँ। उन्होंने घोषणा की, सुभारती विश्वविद्यालय में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था की रात में। फिर वहाँ पे बिहार में मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई, ठीक है ये आंदोलन के लिए यदि ये निकले हुए तो हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने बाद में पूछा, बताइए आपने पैदल यात्रा करने के लिए यदि आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला है, आप पैदल चलकर आए कि कार से आए? उन्होंने बोला कार से आए। तो मैंने फिर उनको समझाया कि आपने डाला है फेसबुक व्हाट्सएप पर पैदल चलकर आ रहा हूँ, तो कार से क्यों आए? चलना कैसे चाहिए? यदि आपने लिखा है कि पैदल चलना चाहिए तो पैदल चलकर आते। तब भी हमने कहा कि आप अभी भी सुधार कीजिए, क्योंकि हवाबाजी से आप कोई भी विजेता नहीं बन सकते। आपको धीर गंभीर बनना चाहिए, रियलिटी के साथ में काम करना चाहिए, तभी आप मोमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा दूसरे तीसरे दिन बोधगया पहुँच गए। मुझे बहुत सारे उपासक उपासिका का फ़ोन आया कि बनते जी ये पद यात्रा कहाँ तक चल रही है। मैंने उनसे कहा फेसबुक में ढूंढिए इनकी पद यात्रा, क्योंकि वो फेसबुक में चला रहे हैं। मैंने उनको साक्षात बता रहा हूँ, कभी यदि आए तो मेरे सामने आमने सामने बात करा लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं। फिर हमने उनको कई बार समझाया कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो आपको गुमराह करके आपको ही फंसा देंगे। मैंने खुद फ़ोन पे बात की, रात के 12 बजे फ़ोन किया 9 तारीख को, और 1 घंटे मैंने 12 बजे से लेके 1 बजे तक फ़ोन करके समझाया कि इनके झांसे में मत जाइए, नहीं तो तुम्हें फंसा देंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। आज क्या हुआ? आज ऐसा ही हुआ, फंसा दिया गया और वो सब बाहर है और उनके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वो सब लोगों ने क्या किया कि 13 तारीख को जो वहाँ पे घटना घटी, घटने के बाद जो भी वहाँ पे चश्मदीद गवाह लोग थे वो सब अपने अपने घर वापस आए और एक ही बात कहते थे, आकाश लामा जी ने क्या किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आकाश लामा जी उस जगह थे जो घटना घटी? तो बोले नहीं थे। तो मैंने कौन था? तो बोले कि हम थे। तो हमने कहा कि आपने कितनी एफआईआर दर्ज की? एट्रोसिटी एक्ट का आपने लगाया होता तो जिन्होंने केस दायर किया कम से कम वो आपका जो मसला है, जो आपकी केस है, कहीं ना कहीं प्रूफ होते हुए दिखाई देती है और कहीं भी आप अंदर नहीं जाते। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे? घेर रहे थे रात दिन, एक ही चीज़ें थी, मतलब आकाश लामा जी लगे हुए बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए और ये लोग लगे हुए आकाश लामा जी को रद्द करने के लिए। बताइए आप, ऐसे साजिश के साथ में सुबह से उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन वो जब आए तो हमने लगभग 4 घंटे तक सुत्त पठन किया। सुत्त पठन करके ये चीज़ें वहाँ पर जब हमने की तो नॉर्मल चला सब कुछ, क्योंकि उस दिन एक मीटिंग फिक्स थी। राज्यपाल जी जब वहाँ पे आ रहे थे, लगभग 25-30 लोगों को मिलने के लिए जाना था राज्यपाल जी से। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आया तो हमारे जो लोग थे, कुछ प्रमुख लोग गए और बाकी के हम लोग भिक्खु लोग वहाँ पर सुत्त पठन करके जो हमारे आंदोलन की बदनामी हो सकती थी, हज़ारों लोग जेल में जा सकते थे, उसको बचाने का हमने काम किया।
उसी जगह में। मुझे लगता है आप लोग उसमें रहे होंगे तो देखा भी होगा। फिर कई लोग बोल रहे थे, अरे आज तो इतने दो लोग बाहर से आए, सूत्र पठन की क्या जरूरत है? आप बताइए, बुद्ध जयंती के दिन सूत्र पठन नहीं करना चाहिए? बताइए, आपसे भाषण नहीं होना चाहिए? सूत्र पठन की भी जरूरत होती है। तो ये बात ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं इस मौके पर दिल्ली एनसीआर में बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और कई सारे लोग इस तरह की जो भ्रांति है समाज में फैलाना चाहते हैं। कोई किसी को ये नहीं कहना चाहेगा कि कोई जेल में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन आप अपनी हरकतों से यदि बाज नहीं आओगे और किसी तरह की इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी बुद्धिस्ट संगठन हैं, बुद्ध विहार है, उपासक उपासिका है, बौद्ध भिक्षुगण हैं, उन्होंने ये सच्चाई जान करके महाबोधि महाविहार की लड़ाई के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में कई तरह की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये करने के लिए हम सब लोगों ने ध्यान में रखना जरूरी है। भारत के तमाम जगह जगह के लोग ये विचार कर रहे थे और कई तरह की साजिश करके लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे थे। हमने समझना है कि एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाते हुए कम से कम हम लोगों ने ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम महाबोधि महाविहार के लिए लड़ेंगे। ये लड़ने के लिए काम करना जरूरी है। और इसलिए आपने देखा बोध गया में धरना आंदोलन 152 दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश के कई सारे शहरों में धरना आंदोलन शुरू हुआ है। नागपुर में चल रहा है, राजनांदगांव में चल रहा है, दुर्ग में चल रहा है और आपके आगरा में चल रहा है, आपके महू में चल रहा है, आपके बोध गया के कई गाँव में आज धरना आंदोलन शुरू हो गया है। कई जगह आप देख पाएंगे। तो ये शक्ति आपने लानी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलाकर के भी आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे धरना शुरू करनी चाहिए। परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी कि महाबोधि के लिए लड़ने वाले ज़्यादा हैं या बातें करने वाले ज़्यादा हैं। दिन भर बैठ कर देखिए वहाँ पर सुबह से शाम तक, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो बैठते कम थे, घूमते ज़्यादा थे। तो कम से कम अब तो समय आ गया, अब तो बैठिए कम से कम महाबोधि महाविहार के लिए। लेकिन ऐसा होते नहीं है, कहीं पर देखने के लिए मिलता। तो एनीवे हम लोगों को एक्शन के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप लोग कम से कम इस एरिया में 30 तारीख तक 31 तारीख तक क्या हम 15 दिनों के लिए धरना दे सकते हैं? बैठ जाइए धरने के लिए। क्यों? गवर्नमेंट देखेगी कि ये बोध गया में चलने वाला धरना आंदोलन एक जगह नहीं, भारत के कई जगह ये शुरू हो चुका है। दूसरी बात है, हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 29 तारीख की हैरी है, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 तारीख को, मतलब 25 जुलाई को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। तो क्या आप सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे धरना देने के लिए? भिक्षुगण, उपासक उपासिका सब लोग। और आप अपने सभी लोगों को आह्वान कीजिए। आदमी का संघर्ष नहीं है ये, आदमी जरूरी नहीं है, हमारे लिए विचारधारा जरूरी है। हमारे लिए आदमी महत्व नहीं, महाबोधि महाविहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की वो ज्ञान स्थिति है और इस ज्ञान स्थिति पर ये जब दूसरों के कब्जे में है तो कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए। इसलिए 25 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हमारे जितने सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, उनका भी काफ़ी योगदान है इस महाबोधि महाविहार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उनसे ये भी चाहूँगा कि कई बार कई तरह की गलत न्यूज भी आ जाती है। तो प्रिय पत्रकार बंधुओं, यूट्यूब चैनल को चलाने वाले हमारे बहुजन साथी लोग, कम से कम हमें जो शब्द से अच्छाई भी आती है और शब्द से बुराई भी आ जाती है, शब्द से अच्छी चीज़ें भी पता चलती हैं और शब्द से गलत चीज़ें भी पता चल जाती है। इसलिए आप धीर गंभीरता के साथ में इन चीज़ों को लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ आप सब लोगों से। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप कार बनाकर, ट्रैक्टर बनाकर, अपना जो भी साधन से आप वहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जब ये एनसीआर दिल्ली में, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर में होगा तो ये पास में होगा आप लोगों के लिए, तो आप बड़ी संख्या में आ सकते हैं। उसमें भी क्या करेंगे हमारे लोग,
बोले कि वहाँ मत जाइए, ये भी कई लोग कर सकते हैं। तो आप उससे पूछिए भैया आप वहाँ मत जाइए, तो क्या आपके साथ आए जो आप महाबोधि महाविहार का संघर्ष कर रहे हैं? बातें से काम नहीं चलेगा, सड़क पे दिखाई देना पड़ेगा। तो ये करने के लिए 25 जुलाई को जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हम देशवासियों से अपील करते हैं आपके इस बुधवार से कि बड़ी संख्या में वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे विरासत को बचाने की लड़ाई है। सिर्फ लिख देने से मात्र नहीं, बल्कि आपको हकीकत दिखाना पड़ेगा। ये करने के लिए आप जंतर मंतर में 25 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं ऐसे आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि आपने देखा समय में थोड़ा सबको डिवाइड किया गया है और समय पे ख़त्म भी करना है, इसलिए मैं यही चाहता हूँ आप सब लोगों से कि हमारा ये मकसद महाबोधि महाविहार को हासिल करने का है, उसे प्राप्त करना है। तो हमारी यूनिटी भी जरूरी है, एकता भी जरूरी है। तो सब भाई बहनों से कहिए कि एक छाते के नीचे आइए और इस आंदोलन को हम खड़ा करके जीतेंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन आज की डेट में बन चुका है। इतनी ही बात कहता हूँ। हमारे सभी उपासक उपासिकाएं, इस बुधवार की समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी बने, दीर्घायु हो।